मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा प्रत्येक 2 महीने से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा प्रत्येक 2 महीने से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लेकिन उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में देरी हुई। क्यों देरी हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें 3 सदस्य जो कि सरकार के द्वारा नामित किए जाने थे, उन्हें टाइम पे नामित नहीं किया गया। इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करने वाले हैं। अवॉइडेबल, अवॉइडेबल मतलब है जिससे बचा जा सके, जिसे टाला जा सके। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी यह पूरी तरीके से निश्चित नहीं हो पाई, पूरी तरीके से बन नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई? यह इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि सरकार के द्वारा जो 3 सदस्य इस कमेटी में नॉमिनेट किए जाने थे, वे टाइम पे नॉमिनेट नहीं किए गए। तो इस चीज़ से बचा जा सकता था, इसलिए कहा गया है अवॉइडेबल, कि भाई ये जो हुआ ना, सरकार टाइम पे अपने 3 सदस्यों को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में नॉमिनेट कर सकती थी। इसलिए एडिटोरियल ने टाइटल दिया है अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी, कि भाई ये जो अनिश्चितता का माहौल था कमेटी को लेकर, इसे टाला जा सकता था। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस, कि भाई ये जो नियुक्ति की प्रक्रियाएं होती हैं, अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस, कि भाई ये जो नियुक्ति की प्रक्रियाएं होती हैं फॉर क्रिटिकल फाइनेंशियल पॉलिसी रोल्स। क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, पॉलिसी, कि भाई वित्तीय मामलों से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण पॉलिसी से संबंधित जो भी रोल्स होते हैं, उनके लिए जो नियुक्तियां की जाती हैं, है ना, उन नियुक्तियों के लिए ज़रूरत है, नीड, उन नियुक्तियों के लिए, प्रोसेसेस के लिए आया है यहाँ पे नीड, तो उन नियुक्तियों के लिए ज़रूरत है एन ओवरहॉल। अब इस शब्द को देखते हैं, ओवरहॉल का मतलब क्या होता है। ओवरहॉल का मतलब होता है कि कोई भी जो सिस्टम है ना आपके पास, उस सिस्टम को बारीकी से जांचना और उस सिस्टम में जो है बहुत महत्वपूर्ण सुधार करना, उस सिस्टम को पूरी तरीके से परिवर्तित करना, ये कहलाता है ओवरहॉल। तो समझ गए ना, ओवरहॉल का मतलब है कि कोई भी सिस्टम है ना, उसको पूरी तरीके से जांचना, उसमें क्या कमियां हैं, उन कमियों को कंप्लीटली दूर करना, है ना, पूरी तरीके से जो है आमूल चूल परिवर्तन करना, ये कहलाता है ओवरहॉल। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो भी अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रक्रियाएं हैं और खास करके क्रिटिकल फाइनेंशियल पॉलिसी रोल्स, कि भाई जो महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों से जुड़े हुए, वित्तीय नीति से जुड़े हुए जो रोल्स हैं, जो पद हैं, है ना, उनकी जो नियुक्तियां की जानी हैं, उनमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें कंप्लीटली जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत है, बहुत ही बारीकी के साथ जांच करके बदलाव करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल रिलीज इट्स थर्ड बाई मंथली, बाई का मतलब होता है 2, बाई मंथली मतलब एक तरीके से हर 2 महीने में होता है ना, उसे कहते हैं बाई मंथली। तो जो हमारा आरबीआई है वह रिलीज करेगा, किस चीज़ को जारी करेगा? रिलीज यानी जारी करना। क्या जारी करेगा? बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, मौद्रिक नीति से संबंधित स्टेटमेंट आरबीआई के द्वारा हर 2 महीने से जारी किया जाता है ना, फॉर 2020-21 ऑन अक्टूबर 9। तो थर्ड यानी कि हर 2 महीने में जारी किया जाता है। तो ये तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है सन 2020-21 के लिए, और इसे जो है अब कब जारी किया जाएगा? 9 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, है ना। इंस्टीड ऑफ अक्टूबर 1, इंस्टीड मतलब के बजाय, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। ये स्टेटमेंट 1 अक्टूबर को जारी किया जाना था, लेकिन अब ये कब जारी किया जाएगा? 9 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जारी किया जाना था ये, एज ओरिजिनली एनविसेज्ड। एनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना, कि भाई आरबीआई का जो शेड्यूल था, है ना, आरबीआई ने जो कहा था ना पहले, जैसी परिकल्पना आरबीआई ने पहले की थी, उस परिकल्पना के अनुसार 1 अक्टूबर को यह बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया जाना था, लेकिन अब कब किया जाएगा? ये 9 अक्टूबर को। आगे देखते हैं एडिटोरियल क्या बात करता है। दिस विल बी एट द कल्मिनेशन ऑफ, अब ये देखो 9 अक्टूबर को क्यों जारी किया जा रहा है, आगे हम पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया जाएगा कब? ऐसा होगा, दिस विल बी, ऐसा होगा, बी मतलब होना, एट द कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब होता है पराकाष्ठा, है ना, किसी चीज का बिल्कुल चरम पे पहुंच जाना। दिस विल बी एट द कल्मिनेशन ऑफ अ 3-day रिव्यू, 3-day रिव्यू ऑफ द पुल्स एंड प्रेशर्स इन द इकोनॉमी बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कि भाई ये जो हमारी मौद्रिक नीति से संबंधित जो कमेटी है, उसके 3 दिनों के रिव्यू कर लेने के बाद में, रिव्यू का मतलब होता है पुनरावलोकन कर लेना, एक बार फिर से चीज़ों को देख लेना। द पुल्स एंड प्रेशर,
देखो पुल का मतलब क्या हो गया, खिंचाव, प्रेशर का मतलब हो गया दबाव, कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को क्या दबाव झेलने पड़े हैं, क्या तनाव झेलने पड़े हैं ना, इन सबको यहाँ पे पुल्स एंड प्रेशर से आप ये भी समझ सकते हो कि जो भी उतार चढ़ाव हमारी अर्थव्यवस्था में आए हैं ना, उन सब का अवलोकन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ये अवलोकन 3 दिनों तक चलेगा और फिर 3 दिनों की समाप्ति पे, है ना, तो कल्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की पराकाष्ठा। तो ये जो 3 दिनों तक रिव्यू चलेगा ना, इसकी अंतिम जो पराकाष्ठा होगी, इसके बाद में जो है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। आगे देखते हैं। द रिव्यू बिगन ऑन वेडनेसडे। अब ये देखो, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित ये जो रिव्यू किया जा रहा है ना, तो ये रिव्यू की शुरुआत कब हुई, वेडनेसडे को, वेडनेसडे यानी 7 अक्टूबर को, है ना, इंस्टीड ऑफ सितंबर 29। अब देखो ये शुरू कब होना था, द रिव्यू, कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ये जो रिव्यू किया जाता है, ये जो पुनरावलोकन किया जाता है, अर्थव्यवस्था का परीक्षण किया जाता है, तो ये रिव्यू होना था सितंबर 29 से स्टार्ट, लेकिन हुआ कब, ये जो बुधवार को 7 अक्टूबर को हुआ। आफ्टर द आरबीआई हैड टू रीशेड्यूल इट। अब देखो 29 सितंबर को होना था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया 29 सितंबर को, आफ्टर द आरबीआई हैड टू का मतलब होता है ऐसा करना पड़ा, रीशेड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल को पुनः निर्धारित करना, उसे कहा जाता है रीशेड्यूल। आफ्टर द आरबीआई हैड टू रीशेड्यूल इट ऑन द ईव ऑफ द मीटिंग। देखो ऑन द ईव ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है जैसे मैं कहूँ आपसे कि 15 अगस्त की ईव, इसका क्या मतलब है, ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त, ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त का मतलब है एक दिन पहले, यानी 14 अगस्त को, समझ गए ना। जब हम बोलते हैं ऑन द ईव ऑफ, इस ऑन द ईव ऑफ का मतलब है कि आपका जो इवेंट है उससे एक दिन पहले का जो टाइम पीरियड होता है ना, उससे एक दिन पहले, उसे कहा जाता है ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ द मीटिंग फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स फेल्यूर। देखो क्या हुआ कि सरकार जो है नाकामयाब रही, है ना, इसके बाद में एक मीटिंग हुई। आगे देखते हैं। ऑन द ईव ऑफ द मीटिंग फॉलोइंग द गवर्नमेंट्स फेल्यूर टू अपॉइंट, ईव ऑफ द मीटिंग, देखो क्या हुआ कि सरकार ने एक मीटिंग आयोजित की, है ना, और उस मीटिंग में क्या किया, सरकार जो है नाकामयाब रही, गवर्नमेंट्स फेल्यूर का मतलब है सरकार नाकामयाब रही, टू अपॉइंट, कि भाई सरकार को नियुक्त करना था, है ना, टू अपॉइंट का मतलब है सरकार को नियुक्त करना था। इट्स 3 नॉमिनीज, नॉमिनीज का मतलब क्या है, नॉमिनीज का मतलब है नामांकित व्यक्ति, कि सरकार को अपने 3 व्यक्तियों को इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो है नॉमिनेट करना था, टू द 6 मेंबर कमेटी। ये कमेटी जो होती है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये 6 सदस्यीय कमेटी होती है और इसमें 3 सदस्य सरकार की तरफ से नामित किए जाने थे। सरकार ने 3 सदस्यों को नामित करने के लिए मीटिंग आयोजित की, लेकिन ये मीटिंग जो है नाकामयाब रही। तो इस, है ना, तो ये मीटिंग जो है नाकामयाब रही, है ना, तो इसके बाद में, और ये मीटिंग जो है कब, और इस, तो ये जो मीटिंग नाकामयाब रही, इसके पहले, ये जो मीटिंग हुई ना, इसके जस्ट पहले, ऑन द ईव ऑफ का मतलब है इस मीटिंग के जस्ट पहले आरबीआई को क्या करना पड़ा, 29 सितंबर का ये जो टाइम था ना कि भाई ये मीटिंग जो है रिव्यू करेगी, कि भाई ये मीटिंग जो है पॉलिसीज़ को रिव्यू करेगी, है ना, तो ये क्या करना पड़ा आरबीआई को, इस शेड्यूल को चेंज करना पड़ा। ये है इस पूरी लाइन का मतलब, यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना, ये मतलब है इसका कि भाई रिव्यू जो है इस बुधवार को शुरू हुआ, जबकि रिव्यू 29 सितंबर को शुरू हो जाना था। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आरबीआई को 29 सितंबर को जो रिव्यू शुरू होना था उस टाइम को आरबीआई को चेंज करना पड़ा, एक दिन पहले चेंज करना पड़ा। किसके एक दिन पहले चेंज करना पड़ा, कि भाई एक मीटिंग हुई थी ना, उसके एक दिन पहले। मीटिंग किसको लेकर हुई थी, मीटिंग हुई थी कि भाई सरकार को अपने 3 सदस्यों को इस कमेटी में नॉमिनेट करना था, लेकिन सरकार अपने सदस्यों को नॉमिनेट नहीं कर पाई, सरकार तय नहीं कर पाई कि भाई किन 3 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाए। आगे देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट सच इंस्टेंस ऑफ द आरबीआई, कि यह आरबीआई का पहला मामला है। यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब है कि भाई ये एक पहला एग्जाम्पल कह सकते हो आप, इसे पहला उदाहरण है या पहली घटना है। दिस इज द फर्स्ट सच, इस तरह की पहली घटना है आरबीआई के संबंध में। अगर हम बात करें तो डेफरिंग, डेफरिंग का मतलब होता है टालना, है ना, देरी करना। इट्स बाई मंथली रिव्यू, कि भाई आरबीआई का जो प्रत्येक 2 महीने से जो रिव्यू किया जाता है ना पॉलिसीज़ का, तो इसको पहली बार आरबीआई ने टाला है, मतलब है ना कि पहली बार हमें देखने को मिला है कि ऐसी घटना हुई है कि आरबीआई को अपना ये जो रिव्यू है इसे टालना पड़ा, है ना। इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही के वर्षों में आरबीआई बिल्कुल पंक्चुअल रही है अपने टाइम टेबल में ना, कभी भी देरी नहीं हुई। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि ये जो बाई मंथली रिव्यू था इसे आरबीआई को जो है स्थगित करना पड़ा। आगे देखते हैं। दैट अब जब कोई भी वाक्य दैट से शुरू होता है ना, तो इसका मतलब होता है यह बात की, दैट द टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स फर्स्ट सेट ऑफ एमपीसी
nominees would expire at the end of August was known। देखो अब इसको क्या मतलब हुआ, टर्म्स का मतलब है अवधि। द गवर्नमेंट्स फर्स्ट सेट ऑफ एमपीसी नॉमिनी, कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें सरकार के जो नामांकित व्यक्ति हैं उनकी जो अवधि है वह अगस्त के अंत में समाप्त हो जाएगी। ये बात सभी को पता थी, वाज नोन। ध्यान से देखना, दैट द टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स फर्स्ट सेट ऑफ एमपीसी, कि भाई ये जो पहला एक तरीके से सेट है ना, लगातार जो है सरकार जो है ना जो टाइम टू टाइम अपने व्यक्ति जो होते हैं ना उनको नामांकित करती है इस कमेटी में। तो यह बात सबको पता थी कि भाई उन व्यक्तियों की अवधि, द टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स फर्स्ट सेट ऑफ एमपीसी नॉमिनीज, कि सरकार ने एमपीसी में जो भी व्यक्तियों को नामांकित कर रखा है उन नामांकित व्यक्तियों की अवधि इस अगस्त के अंत तक समाप्त हो जाएगी। वुड एक्सपायर एट द एंड, एक्सपायर यानी समाप्त हो जाना, एट द एंड ऑफ अगस्त वाज नोन। तो ये पता था, कब से पता था? फ्रॉम द टाइम इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 4 years अगो, यानी कि सरकार के व्यक्ति जो कि अब तक एमपीसी में थे इनको 4 वर्ष पहले चुना गया था और ये सभी को पता था कि भाई इस साल के अगस्त में इन लोगों की अवधि समाप्त हो जाएगी और सरकार को नए व्यक्तियों को चुनना था। तो सरकार ने फिर देरी क्यों की? ये नयारी बात समझो, सरकार को तुरंत करना था ना ये काम। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना कि भाई शुरू से ही ये पता था कि ये लोग जो पुराने आदमी हैं इनकी अवधि इस अगस्त के अंत में समाप्त होने वाली है ना। तो ये सभी को पता था, कब से पता था? फ्रॉम द टाइम इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 4 years अगो, कि भाई ये जो 4 साल पहले जब इस कमेटी में सरकार ने इन व्यक्तियों को नामित किया था ना तो इनकी अवधि समाप्त होने वाली है, पहले से ही पता था। तो आपको आगे की प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर लेना था कि भाई इनका टाइम पीरियड समाप्त हो रहा है, तो अब आगे कौन मेंबर्स होंगे जो इस कमेटी में रहेंगे उनको चुन लेना चाहिए था। ऑल्सो द एमपीसी's मीटिंग शेड्यूल इज रिलीज्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन अप्रैल। अब देखो ये जो हमारा रिजर्व बैंक है ना, यहाँ पे सेंट्रल बैंक आ गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, कि हमारा जो आरबीआई है वो क्या किया था, आरबीआई ने अप्रैल में ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि एमपीसी की नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। ऑल्सो द एमपीसी's मीटिंग शेड्यूल, कि भाई एमपीसी की जो मीटिंग का जो शेड्यूल होता है ना कि कब कब इसकी मीटिंग होगी, इज रिलीज्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन अप्रैल। तो एमपीसी की मीटिंग का जो शेड्यूल था उसे अप्रैल में आरबीआई ने जारी कर दिया था कि कब मीटिंग होगी। और सभी को ये पता था कि भाई सरकार के जो व्यक्ति हैं एमपीसी में उनका कार्यकाल अगस्त के अंत में समाप्त हो रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एमपीसी में व्यक्तियों की नियुक्ति तुरंत कर लेनी चाहिए थी। आगे देखते हैं। इवन इफ का मतलब होता है भले ही, हंट का मतलब होता है खोज, है ना, यहाँ पे हंट का मतलब है खोज। फॉर न्यू मेंबर्स वाज डिसरप्टेड बाय द पेंडेमिक। अब यहाँ पे ये जो वाज आया ना, ये वाज आया हंट के लिए, है ना, कि भाई ये जो खोज की शुरुआत की हमने कि भाई न्यू मेंबर्स एमपीसी के लिए जो चुने जाने थे उसकी जो खोज की शुरुआत हुई, वाज डिसरप्टेड, उसको बाधित किया गया। डिसरप्ट करने का मतलब होता है रुकावट डालना, बाधित करना। वाज डिसरप्टेड बाय द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी। कि भाई ठीक है कि ये जो न्यू मेंबर्स की हमने खोज करना शुरुआत की कि एमपीसी के लिए नए व्यक्तियों को नामांकित किया जाए, है ना, इनके लिए हमने नए व्यक्तियों की तलाश करना शुरू किया, लेकिन इस काम में रुकावट आ गई। किसके चलते? कोरोना वायरस के चलते रुकावट आ गई, हम ये मानते हैं। लेकिन फिर भी द गवर्नमेंट हैड एम्पल टाइम, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के पास, एम्पल का मतलब होता है काफ़ी, पर्याप्त, प्रचुर, लेकिन फिर भी सरकार के पास काफ़ी मात्रा में टाइम था टू एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, है ना, तेजी करना। द गवर्नमेंट हैड एम्पल टाइम टू एक्सपेडाइट दीज अपॉइंटमेंट्स आफ्टर अगस्त 6। लेकिन एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई 6 अगस्त के बाद भी सरकार के पास में पर्याप्त टाइम था इन व्यक्तियों की नियुक्तियां करने में। अब अगस्त 6 डेट का क्या महत्व है? अगस्त 6 वो तारीख है जब पिछले एमपीसी के व्यक्तियों को जो है पिछले एमपीसी के व्यक्तियों का कार्यकाल पूरा हो रहा था, वो टाइम है अगस्त 6। अगस्त 6 देखो लिखा हुआ है व्हेन द लास्ट पॉलिसी रिव्यू टुक प्लेस। हाँ नहीं अगस्त 6 वो टाइम नहीं, अगस्त 6 यहाँ वो डेट है जब लास्ट पॉलिसी रिव्यू टुक प्लेस, कि भाई लास्ट टाइम पे ये जो हमारे आरबीआई की जो पॉलिसीज होती हैं इनका जो पुनरावलोकन किया गया था, है ना, टुक प्लेस का मतलब है घटित होना, हैपन होना। तो 6 अगस्त को लास्ट पॉलिसी रिव्यू हुआ था। इसके बाद में भी सरकार के पास पर्याप्त टाइम था कि सरकार जो है तेजी लाती है अपने कामों में और तेजी के साथ अपने व्यक्तियों को एमपीसी में नॉमिनेट करती। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। द न्यू मेंबर्स, अब जो है सरकार ने अपने व्यक्तियों को नामांकित कर दिया है, तो जो अब सरकार ने नामांकित किया है ना व्यक्तियों को, तो वे नए मेंबर्स कौन कौन है उनके नाम हम देख लेते हैं।
अकेडमिक, अकेडमिक का यहाँ पे मतलब है शैक्षणिक जगत से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति, है ना। तो अकेडमिक आशिमा गोयल विथ इंटरेस्ट इन द इंटरप्ले ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो दो तरह की पॉलिसी होती हैं, एक होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब वित्तीय नीति, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। फिस्कल पॉलिसी डिसाइड की जाती है सरकार के द्वारा, यानी कि टैक्स को घटाना या बढ़ाना और उस इस तरह से अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना, ये कहलाता है फिस्कल पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या आता है? मॉनेटरी पॉलिसी। इसे डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा। कैसे डिसाइड करता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज को? कि भाई जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है ना, कुल मिला के आरबीआई ब्याज दरों को घटा के या बढ़ा के अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो इन पॉलिसीज को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसीज। और जब सरकार अपने खर्चे को कम करके या खर्चे को बढ़ा के, लोगों पे टैक्स लगा के, लोगों पे टैक्स घटा के अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश करती है जब गवर्नमेंट, तो उसे कहा जाता है फिस्कल पॉलिसीज। तो ये जो आशिमा गोयल हैं, ये बहुत ही अच्छी जो है शिक्षा शास्त्री हैं और इनका इंटरेस्ट जो है ना वो किस में है? इंटरप्ले। इंटरप्ले का मतलब होता है एक दूसरे का कनेक्शन, कि भाई दो चीज़ें हैं, इनमें क्या कनेक्शन है, एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी हुई हैं ये। इंटरप्ले ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। तो आशिमा गोयल जो है वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। किस चीज़ में? कि भाई फिस्कल पॉलिसीज़ और मॉनेटरी पॉलिसीज़ में जो कनेक्शन होता है ना, उस कनेक्शन को देख पाने में ठीक तरह से उनका इंटरेस्ट है इसमें, है ना। दूसरी चीज़ें, नोटेड एग्रीकल्चर। नोटेड का मतलब है माने हुए, है ना, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि भाई ये नोटेड इकोनॉमिस्ट है ना, कि भाई माने हुए अर्थशास्त्री। नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट शशांका भिड़े। इसके अलावा अन्य दूसरे व्यक्ति हैं। तो पहली व्यक्ति हुई हमारी आशिमा गोयल। दूसरे व्यक्ति हैं प्रख्यात एग्रीकल्चर से संबंधित अर्थशास्त्री शशांका भिड़े। और तीसरे व्यक्ति हैं, एंड फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, सेबी मेंबर, है ना, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है सेबी की फुल फॉर्म, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो हमारा पूंजी बाजार होता है ना, इससे संबंधित है ये सेबी। तो सेबी के पूर्व सदस्य है ना, और फाइनेंशियल मार्केट्स स्कॉलर, और जो हमारा वित्तीय बाजार होता है इससे संबंधित विद्वान। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, है ना, कि जो वित्तीय बाजार होता है हमारा ना, उसके जो है विद्वान है ये, और पूर्व सेबी के मेंबर भी रहे हैं। इनका नाम है जयंत आर वर्मा, है ना। तो ये 3 सदस्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सरकार की तरफ से नामांकित किए गए हैं, जयंत आर वर्मा, शशांका भिड़े और आशिमा गोयल। तो इन तीनों का जो चुनाव है ना, इन तीनों को जो चुना गया है ना, आर अनएक्सेप्शनेबली गुड पिक्स। अनएक्सेप्शनेबली का मतलब है निर्विवाद रूप से, है ना, बिना किसी डाउट के। गुड पिक का मतलब यहाँ पे बहुत ही अच्छा चुनाव है। पिक का मतलब है यहाँ पे चुनाव, कि भाई तीनों की तीनों बड़ा ही अच्छा चुनाव है। और इन तीनों के लिए कहा गया है हु वुड लैंड अ, यहाँ पे लैंड का मतलब है प्रदान करना, है ना, जैसे आप किसी को पैसा प्रदान करते हैं ना, तो उसे भी तो हम लैंड कहते हैं। तो हु वुड लैंड अ हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक का मतलब है समग्र, संपूर्ण वर्ल्ड व्यू। हॉलिस्टिक वर्ल्ड व्यू का मतलब है पूरी तरीके से किसी चीज को देखना, है ना, समग्र रूप से विचार करना। तो ये तीनों की तीनों जो विद्वान हैं, ये बहुत ही अच्छा चुनाव है और ये समग्र रूप से अपने विचार प्रदान करेंगे टू द एमपीसीज डेलिब्रेशन। कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होगी, डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श, कि एमपीसी के द्वारा जो भी विचार विमर्श किए जाएंगे, उन विचार विमर्श को समग्र तरीके से देखने में, है ना, ये जो है बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। कौन? ये तीनों विद्वान। हावेवर, हालांकि, फॉर देयर फर्स्ट मीटिंग, कि भाई इनकी जो पहली मीटिंग होगी, हावेवर फॉर देयर फर्स्ट मीटिंग दे वुड हैव हैड इफेक्टिवली जस्ट 24 आवर्स टू प्रिपेयर। हालांकि अपनी पहली मीटिंग के लिए उनके पास 24 घंटे से भी कम का समय होगा, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। क्यों होगा उनके पास 24 घंटे से भी कम का समय? देखो क्या है कि भाई 7 अक्टूबर से ये मीटिंग शुरू हुई है ना, 7 अक्टूबर से ये मीटिंग शुरू हुई है ना, बुधवार से मीटिंग शुरू हुई है, और एक तरीके से ये 5 अक्टूबर को इनका चुनाव किया गया है ना, 5 अक्टूबर यानी कि हाँ सोमवार को इनका चुनाव किया गया। तो अब देख लो आप, 5 से 6 है ना, बस एक ही दिन मानो 24 घंटे, 7 को तो मीटिंग शुरू हो ही रही है। 5 अक्टूबर को इनका चुनाव किया गया है, इन तीनों सदस्यों का। 7 अक्टूबर से मीटिंग शुरू हो रही है, तो 5 से 6 एक ही दिन तो है इनके पास, 24 ही घंटे तो है। इसलिए कहा गया है कि भाई उनके पास जो है कितना होगा, 24 घंटे का जो है समय होगा। दे वुड हैव हैड, उनके पास होगा, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ठीक है इन तीनों सदस्यों का चुनाव बड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी इन, है ना, इनकी ये जो पहली मीटिंग है, इस पहली मीटिंग के लिए अगर हम बात करें तो दे वुड हैव हैड, उनके पास होगा, क्या होगा, इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण तरीके से हम कह सकते हैं, जस्ट 24 आवर्स टू प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करने के लिए इनके पास सिर्फ 24 घंटे होंगे। अब अगर
पहले से ही इन सदस्यों को नामांकित कर दिया जाता तो इन सदस्यों को पर्याप्त टाइम मिलता और ठीक तरह से ये अर्थव्यवस्था को देख पाते, हमारी नीतियों को देख पाते और बेहतर विचार दे पाते हैं ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। इन नॉर्मल टाइम्स है ना, इन नॉर्मल टाइम्स वन कुड पुट दिस अवॉइडेबल डिले डाउन। देखो ध्यान देना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, पुट डाउन है ना, ध्यान देना फ्रेजल वर्ब है, इसको तोड़ के लिख दिया है दो भागों में। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना है ना, किसी की आलोचना करना। अगर ये सामान्य टाइम होता ना, सामान्य टाइम नहीं चल रहा है अभी, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है अभी है ना, हर चीज़ में देरी देखने को मिल रही है, देरी देखने को मिल रही है हमें, हर जगह हमें जो है परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। तो अगर समय नॉर्मल होता तो वन से यहाँ पे मतलब है कोई भी व्यक्ति, वन कुड का मतलब है कर सकता था, वन कुड पुट दिस अवॉइडेबल डिले। अवॉइडेबल डिले का मतलब हो गया देरी, अवॉइडेबल मतलब जिससे बचा जा सकता था। यानी कि इन तीन कि भाई ये जो तीन सदस्यों को नामांकित किया गया है, ये जो डिले हुआ है, ये देरी ऐसी देरी है जिसे टाला जा सकता था। तो अगर नॉर्मल टाइम होता ना तो कोई भी व्यक्ति जो है, ये जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक का मतलब है नौकरशाही से संबंधित। लिथार्जी का मतलब क्या होता है? लिथार्जी का मतलब होता है एक तरीके से आलस जब दिखाते हो ना आप किसी काम में, है ना। लिथार्जी मतलब आलसपन, आलसपन का हो गया। हाँ, लिथार्जी का मतलब है आलसपन। तो अगर नॉर्मल टाइम होता तो ये जो हमारी नौकरशाही है, इसके आलसपन के ऊपर हम इल्ज़ाम लगा देते कि भाई ये जो देरी हुई है ना, कि भाई इन व्यक्तियों का नामांकन टाइम पे नहीं किया गया है ना, तो कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर आलोचना कर सकता था। पुट डाउन, कोई भी व्यक्ति, पुट डाउन का मतलब किसी क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को आलोचना करना कि भाई ये जो डिले हुआ है, ये डिले क्यों हुआ है, ये डिले हुआ है। कोई भी व्यक्ति कह देता है अरे ये नौकरशाही ढीली है, हमारी नौकरशाही सुस्त है ना, आलसी है हमारी नौकरशाही। तो नौकरशाही पर आरोप लगाया जा सकता था। बट लेकिन दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स, लेकिन जिस समय में अभी हम चल रहे हैं, ये जो समय है ये नॉर्मल टाइम नहीं चल रहा है अभी। अ लॉट हैज ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर का मतलब होता है घटित होना। अ लॉट हैज ट्रांसपायर्ड सिंस द लास्ट पॉलिसी रिव्यू, कि भाई लास्ट टाइम पे ये जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं है ना, इसका जो रिव्यू हुआ था है ना, तब से अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है। ट्रांसपायर का मतलब है घटित होना, बदल जाना, परिवर्तन आना। तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है जब से लास्ट पॉलिसी रिव्यू हुआ था ना, तब से और अब तक क्या क्या परिवर्तन आ चुके हैं, उन परिवर्तनों को देख लेते हैं। ऑफिशियल डाटा रिवील्ड, कि भाई आधिकारिक रूप से जो आंकड़े हैं, ऑफिशियल डेटा है ना, आधिकारिक रूप से जो आंकड़े हैं वे ये दिखाते हैं, रिवील का मतलब है दिखाते हैं है ना, ये हमारे सामने लेके आते हैं। 23.9% कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन है ना, संकुचन मतलब कमी आना इन द इकोनॉमी इन Q1, कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो पहला क्वार्टर है, यानी कि अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों की अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था के पहले क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो अर्थव्यवस्था में 23.9% की कमी हमें देखने को मिली है ना। 23.9% जो है संकुचन अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिला है। आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ है। जॉब्स एंड इनकम्स रिमेन अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर का मतलब होता है दबाव की स्थिति में है ना, यानी कि लोगों की नौकरियां और लोगों की इनकम जो है बिल्कुल दबाव की स्थिति में बनी हुई है, बहुत ही खतरे की स्थिति बनी हुई है, बड़ी ही नाजुक स्थिति में है। आगे देखते हैं। एंड इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू रेन, और ये जो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, एंड इन्फ्लेशन है ना, वैसे इसका जो टेक्निकल टर्म है ना इन्फ्लेशन का, इसका शुद्ध शब्द में हम बोलते हैं मुद्रास्फीति है ना, तो इसे आम भाषा में हम महंगाई बोलते हैं ना। तो इन्फ्लेशन और ये जो मुद्रास्फीति है या फिर ये जो महंगाई है, कंटिन्यूस लगातार बनी हुई है, टू रेन, रेन का मतलब होता है शासन करना, यानी कि मुद्रास्फीति जो है ना शासन कर रही है। इसका मतलब है कि भाई मुद्रास्फीति जो है इस तरह से बनी हुई है, अबाउ द 6%, 6% के ऊपर बनी हुई है मुद्रास्फीति है ना। अपर लिमिट ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी मैंडेट एग्रीड टू का मतलब है जिस बात पे सहमत हुआ गया इन 2016, भाई 2016 में क्या हुआ था, आरबीआई ने और केंद्र सरकार ने जो है एक ये 6% का आंकड़ा तय किया था है ना, अपर लिमिट ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी, कि भाई कीमतों की स्थिरता का एक कीमतों की स्थिरता को लेकर एक आंकड़ा तय किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और आरबीआई के द्वारा। वो आंकड़ा था कि भाई 6% की लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन जो है ना वो 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए ना। ये मैंडेट कि भाई ये प्रावधान बनाया गया था एग्रीड टू, जिस पर दोनों सहमत थे है ना। कब बनाया गया था प्रावधान? 2016 में बनाया गया था, और एग्रीड टू इस पर दोनों सहमत थे, कौन कौन? आरबीआई भी और सेंटर भी है ना। तो क्या हुआ था कि भाई ये जो अपर लिमिट फिक्स की थी ना 6% की, कि भाई महंगाई जो है 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए ना, विच इंटेल्ड द सेटिंग ऑफ द एमपीसी। इसी के चलते क्या हुआ था 2016 में है ना, कि भाई ये जो 6% हमने डिसाइड किया था ना, तो कब डिसाइड किया था? इंटेल का मतलब होता है जरूरी बना देना है ना, शामिल करना।
विच इंटेल द सेटिंग अप, सेटअप का मतलब है स्थापित करना, ऑफ द एमपीसी, इसी के चलते हमने एमपीसी को स्थापित किया था, है ना। एमपीसी को 2016 में हमने स्थापित किया था। उसी में इस बात पे केंद्र सरकार और आरबीआई राजी हुए थे कि भाई जो मुद्रास्फीति है वह अपर लिमिट जो है ना इसकी वो 6% होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए ना। तो काफ़ी कुछ बदल चुका है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई लास्ट जो रिव्यू हुआ था पॉलिसी रिव्यू, तब से लेके अब तक जो है काफ़ी कुछ बदल चुका है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ फॉर नाउ स्टक टू इट्स ₹12 लाख करोड़ बोरोइंग प्लान। द गवर्नमेंट हैज़ फॉर नाउ स्टक, स्टक का मतलब क्या है, स्टक बिल्कुल चिपक जाना, बिल्कुल पूरी तरीके से सख्ती से पालन करना। हैज़ नाउ स्टक टू इट्स ₹12 लाख करोड़ बोरोइंग प्लान। बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना। तो सरकार का एक प्लान था और सरकार उस प्लान से बिल्कुल चिपकी हुई है। क्या प्लान था सरकार का, 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का। 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट से या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उधार लेने का सरकार का प्लान था और सरकार उस प्लान से बिल्कुल चिपकी हुई है। विच इंक्लूड्स स्पेस फॉर अनफोर्सीन स्पेंडिंग। क्यों लेना चाहती है सरकार इतना सारा पैसा उधार, है ना। इसमें शामिल है स्पेस, कि भाई जगह बना के रखनी है सरकार को, है ना, गुंजाइश बना के रखनी है सरकार को। किस बात के लिए, फॉर अनफोर्सीन। अनफोर्सीन का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो कि आपने पहले न देखी हो, अचानक से कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, है ना। स्पेंडिंग का मतलब है स्पेंडिंग का मतलब है खर्चा, कि भाई सरकार को, ये जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, किसी भी समय हमें जो है अर्जेंट में मनी की जरूरत पड़ सकती है ना। स्पेंडिंग का मतलब है कि भाई सरकार को जो है लगातार कई जगहों पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है कोरोना वायरस के चलते। तो अचानक कोई भी ऐसी बातें हो सकती हैं, अनफोर्सीन कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, हमारे सामने आ सकती हैं कि सरकार को पैसा खर्च करना पड़ जाए। उसके लिए सरकार जो है स्पेस बना के रखना चाहती है, गुंजाइश बना के रखना चाहती है। इसलिए सरकार 12 लाख करोड़ रुपए लेने का प्लान है सरकार का, और उस प्लान को सरकार सख्ती से पालन करना चाहती है। ऑल्सो साथ ही साथ स्टेट्स नीड टू बोरो, विभिन्न जो राज्य हैं भारत के, उनको भी उधार लेने की जरूरत है, मोर, और भी ज्यादा उधार लेने की जरूरत है। इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में जो विभिन्न राज्य हैं उन्हें और भी ज्यादा उधार लेने की जरूरत है ना। क्यों है उन्हें उधार लेने की जरूरत, इंक्लूडिंग टू मीट जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल। देखो, जब जीएसटी लागू हुआ था तो केंद्र सरकार ने राज्यों के टैक्स वसूलने की अधिकतम पावर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके बदले में केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को कहा था कि भाई टैक्स लेने की सारी पावर्स हम अपने हाथ में ले रहे हैं, तो जो टैक्स का घाटा विभिन्न राज्यों को उठाना पड़ेगा, उस घाटे की भरपाई केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। उसे नाम दिया गया कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि जब विभिन्न राज्यों ने जीएसटी कंपनसेशन मांगा ना, तो केंद्र सरकार ने बोला कि भाई ये कोरोना वायरस आ गया और कई परेशानियां हो गई, और उनके चलते जो है हम इस समय अक्षम हैं, हम इस समय सक्षम नहीं है कि आपको जीएसटी कंपनसेशन दे सकें। तो केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के सामने ऑप्शंस रखे कि भाई आप ऐसा करो, मार्केट से पैसा उधार ले लो, अभी हम तो दे नहीं सकते आपको पैसा, बाद में देखेंगे। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई विभिन्न राज्यों को भी पैसा उधार लेने की जरूरत है आगे आने वाले महीनों में। क्यों, टू मीट का मतलब है प्राप्त करने के लिए, टू मीट जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब है कमी, कि भाई ये जो जीएसटी में जो कमी रही है ना, उसके चलते उसका ये जो घाटा है उसकी भरपाई करने के लिए ना, केंद्र सरकार तो भरपाई कर नहीं रही, तो राज्यों को ही करनी पड़ेगी भरपाई। तो राज्य कैसे करेंगे भरपाई, राज्यों को उधार लेना पड़ेगा ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई राज्यों को भी उधार लेने की जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले महीनों में। अब देखो आगे देखते हैं। एन ऑलमोस्ट कैजुअल अप्रोच टुवार्ड्स, है ना। कैजुअल का मतलब होता है बिल्कुल सामान्य, है ना, कि ज़्यादा ध्यान न देना, है ना, बिल्कुल सामान्य तरीके से काम करना। लगभग, ऑलमोस्ट कैजुअल अप्रोच का मतलब है आपका दृष्टिकोण, टुवार्ड्स किस ओर, कंटिन्यूटी इन सच एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिव्यू, टू, है ना। एन ऑलमोस्ट कैजुअल अप्रोच, कि भाई एक बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण, किस ओर, कंटिन्यूटी, लगातार बनाए रखना, इन सच एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिव्यू बॉडी, कि भाई ये जो हमारी कमेटी है ना, इस कमेटी के लिए कहा गया है, बॉडी का मतलब है अंग, महत्वपूर्ण अंग, है ना, कि भाई ये जो कमेटी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये जो पॉलिसी रिव्यू किया जाता है इस कमेटी के द्वारा, तो ये जो कमेटी है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे लिए, और इसमें जो काम किया जाता है उसमें बहुत ही लापरवाही बरतना, है ना। कैजुअल अप्रोच अपनाने का मतलब है बहुत ही सामान्य तरीके से ट्रीट करना। इसको हमें बहुत ही ज़्यादा अहमियत देनी थी, लेकिन हमने इसे बहुत ही सामान्य तरीके से ट्रीट किया। ये क्या दिखाता है, आगे देखते हैं। और ऐसे समय पे, एट ए टाइम व्हेन मार्केट्स आर कीन का मतलब है उत्सुक होना, कि भाई जो पूरा की पूरा बाजार है, जो निवेशक हैं, जो अर्थव्यवस्था में पैसा लगाना चाहते हैं जो लोग हैं ना, उनके लिए कहा गया मार्केट। व्हेन मार्केट्स आर कीन टू नो इंडियाज फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टांस, कि भाई विभिन्न जो निवेशक हैं, यानी कि बाजार भारत की वित्तीय नीतियों को और भारत की मौद्रिक नीतियों को जानना चाहता है। स्टांस का मतलब है रुख,
है ना, कि भाई आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या पक्ष है, आपका क्या रुख है, आपका क्या दृष्टिकोण है। तो एक ऐसे समय में जब जब मार्केट या फिर जो निवेशक हैं वे भारत की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, और क्या जानना चाहता है मार्केट और निवेशक क्या जानना चाहते हैं, आरबीआई इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर द ईयर, कि भाई आरबीआई जो है महंगाई के बारे में और आरबीआई अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में क्या आकलन लगाता है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि भाई निर्धारित करना, जैसे आरबीआई निर्धारित करता है ना कि इस साल हमारी जीडीपी की रफ्तार इतनी रहेगी, है ना, इस साल महंगाई इतनी बढ़ेगी, है ना, तो इसको कहा जाता है आकलन करना, प्रोजेक्शन करना, है ना, कि भाई तो मार्केट जो है देख रहा है कि भाई आरबीआई जो है, आरबीआई इन्फ्लेशन के बारे में जो है क्या अनुमान अभिव्यक्त करता है, आरबीआई आरबीआई जीडीपी ग्रोथ के बारे में, जीडीपी की वृद्धि के बारे में क्या अनुमान लगाता है ना, क्या प्रोजेक्शन अभिव्यक्त करता है ना इस साल के लिए, तो इसका वेट मार्केट के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे समय में जबकि पूरा की पूरा बाजार जो है, पूरा की पूरा बाजार जो है हमारी वित्तीय और मॉनेटरी पॉलिसी के प्रति उत्सुक है, पूरा का पूरा बाजार आरबीआई की महंगाई को लेकर और आरबीआई की ग्रोथ को लेकर क्या प्रोजेक्शंस रहती हैं उनको लेकर उत्सुक है। ऐसे समय में हम जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको लेकर बहुत ही सामान्य दृष्टिकोण अपना रहे हैं। तो ये दृष्टिकोण जो है ना इज अनएक्सेप्टेबल, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, ये स्वीकार के बाहर है। अब यहाँ पे ये जो इज आया ना, ये इज आया है कैजुअल अप्रोच के लिए, है ना, और कैजुअल अप्रोच के लिए आया है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक कॉमा सु कॉमा है ना, एडिशनल जानकारी है ये। तो ये जो ऐसी अप्रोच है इज अनएक्सेप्टेबल, ये स्वीकार करने योग्य नहीं है ये अप्रोच। एंड सेंड्स अ क्लमसी, और ये जो अप्रोच है ना यह भेजती है, क्लमसी का मतलब होता है बहुत ही बेढंगा, है ना, मतलब बहुत ही भद्दा सिग्नल टू ग्लोबल इन्वेस्टर, और जो वैश्विक निवेशक है ना, वैश्विक निवेशक का मतलब है कि विश्व के जो लोग भारत में पैसा निवेश करना चाहते हैं उन लोगों तक बहुत ही भद्दा संकेत जाता है इस तरह के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं सम लेटरल थिंकिंग। देखो लेटरल थिंकिंग का मतलब होता है इनडायरेक्ट तरीके से सोचना, है ना, लेटरल थिंकिंग का मतलब होता है एक क्रिएटिव अंदाज में सोचना, कुछ नए तरीके से सोचना, है ना, इनडायरेक्ट तरीके से सोचना। सम लेटरल थिंकिंग मे बी का मतलब है शायद, हो सकता है, मे बी नीडेड टू कंजोर अप। कंजोर अप का मतलब क्या होता है, कंजर अप का मतलब होता है किसी भी डिफिकल्ट चीज को प्राप्त करना, है ना, जैसे जादुई तरीके से कुछ चीज को प्राप्त करते हो ना, जैसे जादुई तरीके से जुटा ली हो कोई चीज, वो होता है कंजर अप। कंजर अप का मतलब है डिफिकल्टी से किसी चीज को प्राप्त करना, जादुई ढंग से किसी चीज को प्राप्त करना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक हमें जो है ना एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग की जरूरत है, यानी कि एक क्रिएटिव थिंकिंग की हमें शायद जरूरत हो सकती है। किस चीज को जुटाने के लिए, फ्रेश स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, स्टिमुलस का मतलब एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। मेजर्स का मतलब है उपाय, कि हमें कुछ ऐसे उपायों की जरूरत हो सकती है जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिले फॉर द स्टटरिंग इकोनॉमी। देखो स्टटर का मतलब होता है हकलाना। स्टटरिंग इकोनॉमी का मतलब है यहाँ पे डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था। जैसे हकलाता है ना व्यक्ति तो बिल्कुल क्या है, फ्लुएंट तरीके से नहीं बोल पाता, तो वही हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कहा जा रहा है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना रुक रुक के चल रही है, हटक हटक के चल रही है, डगमगाते हुए चल रही है। तो इस डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था के लिए कुछ ऐसे प्रोत्साहन संबंधी मेजर्स, कुछ ऐसे प्रोत्साहन संबंधी उपाय किए जाने की जरूरत है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को जो है पटरी पे ला सके, ये डिटेल कहना चाह रहा है। बट लेकिन पॉलिसी मंदारिंस, बट पॉलिसी मंदारिंस का मतलब है अधिकारी लोग, है ना, मंदारिन का मतलब होता है अधिकारी। लेकिन हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं शुड नॉट लूज साइट ऑफ, साइट का मतलब होता है दृश्य, नज़ारा, ऑफ रूटीन डिसीजन। लेकिन हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्हें नहीं खोना चाहिए, शुड नॉट लूज का मतलब है नहीं खोना चाहिए दृश्य। किस चीज़ का दृश्य, ऑफ रूटीन डिसीजन, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, है ना, टाइम टू टाइम, है ना, रूटीन के अनुसार से जो डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजन को लेने में जो है देरी नहीं करनी चाहिए हमारे मॉनेटरी पॉलिसी से कमेटी से जुड़े हुए अधिकारियों को। आगे देखते हैं विथ द लास्ट 2 आरबीआई डिप्टी गवर्नर्स वैकेंसीज, कि भाई अगर हम बात करें कि ये जो लास्ट 2 आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर्स थे ना, जो आरबीआई के 2 उप गवर्नर थे, है ना, उनकी जो वैकेंसी है, उनका जो खाली स्थान है, वैकेंसीज बीइंग फिल्ड आफ्टर, उनका स्थान जो है भरा जा रहा है, बीइंग फिल्ड भरा जा रहा है, आफ्टर प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबा, है ना, गैप्स ऑफ अबाउट 6 मंथ्स ईच, कि ये जो दोनों आरबीआई की पोस्ट थी ना, दोनों आरबीआई डिप्टी गवर्नर की जो वैकेंसी थी, इनकी जो पोस्ट थी पिछले
6 महीने के लंबे टाइम पीरियड से खाली पड़ी हुई थी और अब जाके उन पोस्ट को भरा जा रहा है। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, इनकी जो नियुक्ति की जा रही है, उसके लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, स्पेशली खास करके फॉर क्रिटिकल फाइनेंशियल पॉलिसी रोल्स, कि भाई ये जो नियुक्तियां की जा रही हैं खास करके, क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय पॉलिसी रोल, कि भाई खास करके ये जो हमारा वित्तीय पॉलिसी रोल्स से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, इनकी जो नियुक्ति की जा रही है और इनकी नियुक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं ना, तो ये जो हमारी प्रोसेसेस हैं, ये जो नियुक्तियों की प्रक्रियाएं हैं, आर क्लियरली इन नीड ऑफ का मतलब है जरूरत है, एन अर्जेंट ओवरहॉल, एन अर्जेंट का मतलब है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ओवरहॉल का मतलब मैंने भी आपको पहले ही बताया था, ओवरहॉल का मतलब है कंप्लीट चेंज करने की जरूरत है। ये अब वर्तमान में जो सिस्टम है, वर्तमान में अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है, उस अपॉइंटमेंट के सिस्टम को बारीकी से जांचना, इसके बाद में उसे सुधारना और पूरी तरीके से परिवर्तित करना, उसे कहा जाता है ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब है पूरे सिस्टम की जांच करना और उसकी खामियों को सुधारना और उसे इंप्रूव करना, ये कहा जाता है ओवरहॉल। तो यही डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई जो भी हमारी नियुक्तियों की प्रक्रियाएं हैं और खास करके क्रिटिकल फाइनेंशियल पॉलिसी रोल्स से जुड़ी जो नियुक्तियां हैं, उनको जरूरत है, किस बात की जरूरत है, अर्जेंट ओवरहॉल, कि उनमें तत्काल रूप से और आमूलचूल सुधार किया जाए। आगे देखते हैं। एंड द गवर्नमेंट कुड श्योरली बर्निश का मतलब होता है चमकाना, चमकाना का मतलब अपनी इमेज को सुधारना। एंड द गवर्नमेंट, और सरकार जो है कुड कर सकती है, श्योरली निश्चित रूप से, कि सरकार जो है अपनी इमेज को निश्चित रूप से सुधार सकती है, सरकार अपने आप को चमका सकती है या अपनी इमेज को सुधार सकती है। इट्स स्टैंडिंग का मतलब होता है पक्ष, आपका रुख क्या है, आप किस ओर खड़े हो, है ना, उसको कहा जाता है स्टैंडिंग। अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, कि भाई जो कई सारे निवेशक हैं, उन निवेशकों के बीच में सरकार अपनी छवि को सुधार सकती है। कब? इफ इट मैंडेटेड एक्सप्लेनेशन, है ना, इफ इट मैंडेटेड का मतलब होता है ऑफिशियली रिक्वायर्ड, आधिकारिक रूप से जो जरूरत होती है ना, एक्सप्लेनेशन। अब देखो विभिन्न जो निवेशक हैं वे सरकार से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, वे सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, इसमें जो 3 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, इतना देरी क्यों हो रही है, हर चीज़ में देरी क्यों हो रही है। अगर हर चीज़ में देरी होती रहेगी तो हम, यानी कि इन्वेस्टर्स का कहना है कि भाई हम कैसे तय कर पाएंगे कहाँ पैसा लगाएं और कहाँ पैसा नहीं लगाएं। तो ये जो सरकार को जो एक्सप्लेनेशन जो मांगे जा रहे हैं ना सरकार को, इसके अलावा स्ट्रिक्चर का मतलब होता है आलोचना, है ना, किसी की आलोचना की जाती है ना, क्रिटिसिज्म किसी का किया जाता है ना, तो उसको कहा जाता है स्ट्रिक्चर, कि भाई ये जो सरकार को विभिन्न आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है ना, सरकार को जो सरकार से जो एक्सप्लेनेशन मांगे जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए मांगे जा रहे हैं सरकार से एक्सप्लेनेशन मांगे जा रहे हैं फॉर मिस्ड टाइमलाइंस, कि भाई सरकार ने, टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन का मतलब होता है कि पहले ये काम होगा, फिर इसके 4 महीने बाद ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये मीटिंग होगी, उसे कहा जाता है टाइमलाइन। पूरे कैलेंडर, पूरे ईयर के लिए, पूरे साल भर के लिए जब आप पहले से घोषित कर देते हो ना कि कौन सा काम किस समय होगा, उसे कहा जाता है टाइमलाइन। तो सरकार ने टाइमलाइन को मिस कर दिया, जो काम जिस टाइम पे होना था उस टाइम पे हो नहीं पाया टाइम, तो उसके लिए सरकार को स्ट्रिक्चर झेलना पड़ रहा है ना, आलोचना झेलनी पड़ रही है, उसके लिए सरकार से एक्सप्लेनेशन मांगे जा रहे हैं और ऑफिशियली ये जरूरी भी है। तो अगर सरकार अपनी इमेज को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच में सुधारना चाहती है तो सरकार को जरूरत है रिवैम्प की। रिवैम्प का मतलब होता है सुधार, रिवैम्प का मतलब होता है सुधार। तो सरकार को जरूरत है कि सरकार जो है क्या करे, एज पार्ट ऑफ सच अ रिवैम्प, इस तरह के सुधार की सरकार को जरूरत है। किस तरह की सुधार की? कि सरकार जो है एक ओवरहॉल करे, है ना। ओवरहॉल का मतलब है कि यह मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ी हुई जो नियुक्तियां हैं, इन नियुक्तियों के तहत जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं की जांच की जाए और इनमें पूर्ण सुधार किया जाए।